हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 11th की बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का 3rd यूनिट में जो है चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो बायोलॉजी में जो हम लोगों का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें क्या चीज़ें हैं, मैं बेसिकली दो बातों पे बात करूँगा। ये जो है हमारी सेल है और हम लोग लाइफ, इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे इसमें, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का जो पॉइंट ही है, जो चैप्टर के जिस पे नाम है वो है सेल और लाइफ के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि सेल है क्या, मतलब हम लोग बहुत बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं और हम लोग देखते भी हैं आखिर है क्या, और हम लोग बहुत ज़्यादा समझे हैं। प्रीवियस क्लास में अगर देखा जाए 10th 9th में भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा ही है सेल के बारे में, और बहुत लंबे समय से तो हम लोग ये चीज़ जानते आ रहे हैं कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो पाया जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट के फॉर्म में जो पाया जाता है वो हम लोगों का क्या होता है, सेल होता है। यही सभी लोग जानते हैं। तो हम लोग भी इस चीज़ के बारे में देखेंगे कि सेल जो है जनरली क्या क्या चीज़ों के बारे में, क्या क्या चीज़ों के मतलब सेल में होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। तो जो हम लोग का सेल है, तो सेल क्या होता है, तो सेल को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लाइफ के बारे में समझ लेते हैं। लाइफ क्या है, तो लाइफ को हम लोग जब मतलब देखने गए या फिर हम लोग समझने गए कि लाइफ क्या होता है, तो हम लोगों को बहुत सारे टर्मोलॉजी पढ़ने के बाद हम लोगों को इससे पहले समझने के लिए हम लोगों को लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में छोटा सा जो है समझ लेना चाहिए, छोटा सा लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। मैं अपने क्लास में पढ़ाते हुए बहुत सारे बच्चों को ऐसे समय पे मैं देखा हूँ, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बताओ बच्चों लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है, तो बच्चे बताते रहते हैं कि सर कोई बताता है सर ग्रोथ हो गया, मतलब जितने भी लिविंग होते हैं वो ग्रोथ करते हैं और जितने भी नॉन लिविंग होते हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे कई सारे बच्चे, सांस लेना और बाकी सारे चीज़ें जैसे कि देखना, सोना, ये सब बच्चे ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं। ये बच्चे जो होते हैं क्यों ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसे भी बताते हैं कि ये लकड़ी जो है ये क्या है, एक तरह से उड जो है एक क्या है, नॉन लिविंग है। मैं एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूँ कि जैसे कि ह्यूमन जो हो गया ये लिविंग है, लकड़ी जो है एक नॉन लिविंग है। मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ कि आपसे कि आप मुझे लिविंग और नॉन लिविंग में उदाहरण दे करके उदाहरण दीजिए। उदाहरण नहीं हमको चाहिए, हमको चाहिए कि लिविंग को कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये लिविंग है और ये क्या है, नॉन लिविंग है। तो हमारे दिमाग में आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, ठीक है, जैसे कि बच्चे बोल देते हैं सर ग्रोथ। हमने कहा ठीक है बाबू ग्रोथ है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो ग्रोथ जो होता है नॉन लिविंग में भी होता है। आप कहेंगे सर कैसे नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है। एक आप उड ले लीजिए, सूखा हुआ उड ले लीजिए, अगर आप पाउंड में फेंक दीजिए तालाब में, तो वो जो उड होता है वाटर को एब्जॉर्ब करके वो अपने साइज में इंक्रीज कर जाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ग्रोथ, और लिविंग तो ग्रोथ करता ही है, लेकिन कुछ एज तक ले, जैसे कि एनिमल्स होते हैं कुछ एज तक ले, सर्टन एज तक ले ही ग्रोथ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वो रुक जाएंगे ग्रोथ करना उनका। तो हम कैसे इसको डिटरमाइन करें, डिटरमाइन करने के लिए दूसरा जो पॉइंट होता है वो रिप्रोडक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर रिप्रोडक्शन के द्वारा भी लिविंग और नॉन लिविंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हमने कहा क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हो, करके दिखाओ। तो उन्होंने कहा सर जितने भी लिविंग होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन, और जितने भी नॉन लिविंग होते हैं रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। हमने कहा बहुत सही। तो मैंने कहा कि बाबू ऐसे भी हमारे समाज में कपल हैं या किन्नर हैं या बहुत सारे जो हैं, देखा जाए तो ऐसे भी दंपति हैं जो कि क्या करते हैं, वो मतलब रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग। मतलब कि कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो अपने समान एक ऑर्गेनिज्म को क्या करना चाहिए, मतलब ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करना चाहिए अपने समान। जैसे कि ह्यूमन है तो ह्यूमन का बच्चा, जैसे कि एलिफेंट है तो एलिफेंट का बच्चा, तो वो अपने समान ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, तो वो रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो मतलब अब आप लोगों के दिमाग में जो भी चल रहा हो डज नॉट मैटर, बट रिप्रोडक्शन जो होता है में आपका रिजल्टेंट निकलना चाहिए।
मतलब एक जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया रिप्रोडक्शन, एक सेल जो होता है डिवाइड करके एक दूसरे सेल को प्रोड्यूस करता है, मतलब उसमें प्रोड्यूस होना चाहिए, रिप्रोडक्शन तभी कहलाएगा। गॉट इट। तो रिप्रोडक्शन भी हमारा जो है लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइंड नहीं कर पाता है। तो थर्ड हमारा पॉइंट आता है एक मेटाबॉलिज्म। किसका? मेटाबॉलिज्म। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो देखो हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, ऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। ऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी मतलब हमारे शरीर में, हमारी जो पूरी शरीर है, दिस इज मतलब ये पूरी शरीर जो है हमारी, इस पूरे शरीर में चल रहा है केमिकल रिएक्शन। क्या चल रहा है? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो चल रहा है तो हमारे मतलब देखो यहाँ एनसीईआरटी ने ये भी कहा है कि जो लैब में आइसोलेटेड रिएक्शन हो रहे हैं, आइसोलेटेड मतलब जो अकेले हो रहे हैं रिएक्शन, आइसोलेटेड रिएक्शन जो हो रहे हैं, आइसोलेटेड रिएक्शन कहना मतलब आइसोलेटेड रिएक्शन को कभी कहा ही नहीं जा सकता है, आइसोलेटेड रिएक्शन को कभी नहीं कहा जा सकता कि ये मेटाबॉलिज्म है। मतलब कि एक कंपेयर अगर मतलब अगर हम लोग मेटाबॉलिज्म को अगर मतलब ट्रूली अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम लोग कहेंगे टोटल केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में चल रही है, एक किसी आइसोलेटेड केमिकल रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर प्लांट, यही जो उड है, उड का जैसे कि शुरू में बच्चों ने एग्जाम्पल दिया, उड जो होता है जब ये प्लांट मतलब अगर लिविंग के पास है, जब ये लिविंग था उड, तो इसमें क्या हो रहा था, मतलब मेटाबॉलिज्म चल रहा था। मेटाबॉलिज्म चलने का मतलब ये फोटोसिंथेसिस, स्टार्च का फॉर्मेशन कर रहा था, फोटोसिंथेसिस कर रहा था, ठीक है ना, पानी को अपटेक लेकर के जा रहा था, ठीक है, और फूड का फॉर्मेशन कर रहा था, फल बना, फल का निर्माण कर रहा था, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी प्रक्रियाओं को ये कर रहा था, ठीक है ना। तो जब ये मेटाबॉलिज्म जब इसका स्टॉप हुआ है, मतलब बंद हुआ है, तभी ये क्या हो गया है, नॉन लिविंग। लेकिन उससे पहले ये क्या था, लिविंग। हम ही को ले लो या फिर कोई भी ले लो, एनिमल्स को ले लो, अगर जब तक ले हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म है तब तक ले हमको सभी लोग हमारे नाम से ही पुकारते हैं। बट व्हेन मतलब एक तरह से देखा जाए कि अगर इंसान की सांसें बंद हो जाती हैं, जिसको हम लोग डेड कहने लगते हैं, ठीक है ना, डेड बॉडी जिसको बोलने लगते हैं। डेड बॉडी क्यों बोला जा रहा है भाई? अभी भी उसके पास आँख है, नाक है, हाथ हैं, पैर है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है उसके शरीर में, एवरीथिंग जैसे हमारे पास है सेम, जस्ट लिविंग के पास जो है हमारे पास भी हो, सेम वही चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग उसको नॉन लिविंग बोलना स्टार्ट कर दिए, डेड बॉडीज बोलना स्टार्ट कर दिए। क्यों? मेन कंसेप्ट यहाँ पे यही घूम करके आता है मेटाबॉलिज्म को लेकर के। किसको लेकर के? मेटाबॉलिज्म को लेकर के। और अगर हम लोग अपना चौथा अगर उदाहरण देखने की कोशिश करें तो चौथे उदाहरण में हम लोग कॉन्शियसनेस हम लोग देखते हैं। कॉन्शियसनेस में अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है ना, तो कॉन्शियसनेस में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि, तो हम लोग अगर देखा जाए तो चौथा जो हम लोगों का पॉइंट है कॉन्शियसनेस है। हम लोगों का चौथा पॉइंट जो है कॉन्शियसनेस है, ठीक है, कॉन्शियसनेस। तो क्या होता है कॉन्शियसनेस में हम लोग जनरली यही देखते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं टच मी नॉट प्लांट, आप नाम सुने होंगे टच मी नॉट प्लांट का। टच मी नॉट प्लांट जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कि हम लोग उसको जैसे ही टच करते हैं वो क्या होता है, हम लोग जानते एक तरह से मुरझा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट्स को। और अगर दूसरी चीज़ अगर देखी जाए, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस भी कई तरीके से होते हैं। एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है और भी कई तरह से कॉन्शियसनेस होते हैं। तो यहाँ पे जनरली हम लोग बोल रहे हैं कॉन्शियसनेस के बारे में। जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को, मान लो अगर मैं हाथ पीछे करके खड़ा हुआ हूँ और अगर कोई मेरे हाथ पे ला करके गर्म टी अगर टच करे तो मुझे इस चीज़ का फील होगा कि कोई गर्म टी हमारे हाथ पे लग रहा है, और जो है वो जो है हम उस हाथ को तुरंत हटाएंगे अपना अनदर साइड, मतलब मैं किसी दूसरे साइड पे उस हाथ को क्या करूँगा, हटा लूँगा। बट अगर यही बात अगर कहा जाए डेड के साथ, तो डेड में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप लोग कहेंगे सर क्या आप कोमा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बात आपकी क्वेश्चन तो बहुत सही है, कोमा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो कोमा को भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि एहसास की बात अगर की जाए कि मैसेज एसएमएस, जैसे पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस में भी हमारे जो ब्रेन तक जो होता है मैसेज नहीं पहुंच पाता है, ब्रेन तक एसएमएस नहीं पहुंच पाता है। पैरालिसिस में भी कई तरह से मतलब कई तरह से कोमा में सभी लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कोमा में सभी लोग हर चीज़ को महसूस कर रहे हैं बट उसको रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, या कुछ लोग कहते हैं महसूस नहीं हो रहा है, कोई कहता है हियरिंग साउंड, मतलब कई तरह से उसमें कोमा आ जाते हैं। तो कोमा एक तरह से एक्सेप्शन में डाल दिया गया है, अपवाद में डाल दिया गया है।
अदरवाइज लेकिन अगर दूसरे तरह से देखा जाए तो वो जो है लिविंग है। आप कहेंगे सर दूसरे तरह से कैसे लिविंग है? मेटाबॉलिज्म से, मेटाबॉलिज्म उसमें चल रहा है। तो जनरली अगर लिविंग को डिफाइन करने के लिए, और एक होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरह से तीन तरह से डिफिनेशन होते हैं, तीन तरह से जो पॉइंट है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है अगर देखा जाए हम लोग मतलब एक तरह से कि लिविंग में ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है लिविंग में देखा जाए, सॉरी SATION, ठीक है। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सेल का अरेंजमेंट होना, जनरली हमारी NCERT ने यही बताया है कि सेल का जनरली एग्रीगेट होना, जुड़ करके एक साथ रहना। जैसे अगर हमारे उंगली में कहीं पे वाउंड लग जा रहा है, मतलब घाव हो जा रहा है, या सेल ख़त्म कट के वहाँ से निकल जा रही हैं, तो हमारी जो एबिलिटी होती है मतलब बॉडी की, वो फिर से वहाँ पे क्या कर लेगा, एक नए सेल को मतलब वहाँ पे रीजनरेट करेगा, घाव को भरने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर यही नॉन लिविंग के साथ करते हैं तो ये नहीं होता है, और साथ ही साथ सेल क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो ये हमारा जो होता है तीन जो है ये डिफाइंड मतलब डिफाइंड करेक्टर है लिविंग के बारे में, और ये जो है डिफाइंड करेक्टर नहीं है लिविंग के बारे में, लेकिन लिविंग को ये दर्शाता है, ठीक है ना। मतलब हम लोग कह सकते हैं ऑल ग्रोथ इज नॉट लिविंग, ऑल ग्रोथ इज नॉट लिविंग, मतलब हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि हमारी NCERT रिप्रोडक्शन के बारे में लिखती है, ठीक है ना, कि रिप्रोडक्शन के बारे में भी कई सारी बातें इसी तरह से लिखा जाता है कि रिप्रोडक्शन मतलब जितने भी रिप्रोडक्शन हो रहे हैं वो लिविंग मतलब लिविंग के अंदर होते हैं और नहीं भी होते हैं। कई बार रिप्रोडक्शन में हम लोग दो तरह से बातें भी कर लेते हैं, नॉन लिविंग को भी रिप्रोडक्शन करने के कैटेगरी में रख लेते हैं। जैसे कि एक वुड है, लकड़ी है, लकड़ी को अगर बीच से काट दो तो एक लकड़ी पहले थी, उसके बाद दो लकड़ी प्रोड्यूस हो गई काटने के बाद। यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, मतलब कोई बाहर से आकर के उसको काट रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो तीन ही हैं जो लिविंग के बारे में डिफाइन करेगा। जो लिविंग होगा, यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोगों ने इस चीज़ को निर्धारित किया, डिफाइन किया कि ये लिविंग है, और जितने भी लिविंग होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गेनिज्म बोला जाता। अगर देखा जाए कि अगर ये हमारा ऑर्गेनिज्म हो गया, मतलब जितने भी लिविंग है वो ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म, क्लियर। तो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज करके रखें कि, तो सर ये तो हमको पता चल गया कि ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो लिविंग होते हैं उन्हीं को हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने कई सारे कैटेगरी को लिया और उन्होंने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको उन्होंने बांट दिया 5 कैटेगरी में, जिनका नाम है R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने क्या किया, 1969 में, कहाँ पे, 1969 में R.H. विटेकर, ठीक है, 1969 में उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड कर दिया? ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो किस किस में डिवाइड किया ये भी देख लेते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। तो जो R.H. विटेकर ने 1969 में क्या किया कि ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में डिवाइड कर दिया। R.H. विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में डिवाइड कर दिया 1969 में। विटेकर ने 1969 में ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो कहेंगे कि सर बेसिस, डिवीज़न का बेसिस क्या था? मैं आप लोगों को ध्यान से समझाता हूँ कि इसका भी एक पूरी हिस्ट्री है, एक इसकी भी पूरी हिस्ट्री है, लेकिन मैं उतना लंबा हिस्ट्री नहीं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री मैं आप लोगों को जरूर समझाऊंगा, ठीक है। क्या है कि जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया, तो जैसे कि हमारे जो साइंटिस्ट थे, मतलब पिछले जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने कैसे बांटा ये बात उन्होंने देखा। तो उन्होंने क्या किया कि जो मतलब R.H. विटेकर ने कहा कि जो यूनिसेलुलर हैं, ध्यान दीजिएगा, यूनिसेलुलर जो हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, मोनेरा में रखा और किस में रखा, प्रोटिस्टा में, यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर
ये सब है यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो कहोगे सर अगर ये दोनों यूनिसेलुलर थे तो इन दोनों को एक ही ग्रुप में रख देना चाहिए था ना, क्यों अलग अलग बना करके रखा गया? इसका भी एक जवाब है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। क्या है? प्रोकैरियोट्स। आप लोग जानते होंगे प्रोकैरियोट्स क्या होता है, और यूकैरियोट्स भी आप लोग जानते होंगे। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट्स जिसमें होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल के भाई सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स के सेल मेम्ब्रेन्स भी पाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं जनरली। तो प्रोकैरियोट्स और कितने हो गए, यूकैरियोट्स। तो जो मोनेरा थे ये प्रोकैरियोट्स थे और ये क्या थे, यूकैरियोट्स। फंजाई को स्पेशल निकाला गया था क्योंकि फंजाई जो होते हैं आप लोग सभी लोग जानते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रखते हैं। इसमें क्या करना, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाते ही इनको निकाला गया है। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इनका सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। और एनिमल जो होते हैं इनमें सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोट्स। क्लियर? तो हम लोग को पढ़ना क्या है सेल के बारे में। तो यहाँ पे जो टर्मोलॉजियाँ आ रही हैं यूनिसेलुलर और यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, तो ज़्यादा करके हम लोग देखेंगे कि सेल, अब धीरे धीरे आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि सर सेल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, बात वही सही है कि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने लाइफ के बारे में समझा कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में बांटा गया, ठीक। ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में बांटा गया। किस बेस पे बांटा गया, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये सब जो है ना ये मल्टी सेलुलर है। कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, मल्टी सेलुलर। प्लांट भी मल्टी सेलुलर, एनिमल भी मल्टी सेलुलर। यहाँ पे यूनिसेलुलर का मतलब जिसके पास 1 सेल पाया जाए, ओनली 1 सेल पाया जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। और जिसके पास एक से अधिक सेल जो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, जैसे कि मैंने आपने कहा था ना सेल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल जो है रहना चाहिए लेकिन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहना चाहिए। क्लियर? तो अब यहाँ पे धीरे धीरे मुझे बातें समझ में आ रही है कि सर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर में एक कोशिका पाई जाएगी और मल्टी सेलुलर में ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाएंगी। ये बात तो क्लियर है। क्लियर? अब जैसे कि यूनिसेलुलर में एक कोशिका जब पाई जाएगी तो सर ये जो होते हैं यूनिसेलुलर जो होते हैं और मल्टी सेलुलर में ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हम लोग जानते ही हैं कि सेल जो होते हैं जब आपस में कंपोज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक प्रकार के सेल, तो बनता है टिश्यू। क्या बनता है, टिश्यू। और टिश्यू जब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो क्या बनता है, मतलब एक प्रकार का टिश्यू जब ऑर्गेनाइजेशन होता है तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, क्या बनेगा, ऑर्गन। और ऑर्गन जब जो होगा ऑर्गेनाइज्ड होगा, मतलब कि ऑर्गन जो होता है, ऑर्गन जब ऑर्गेनाइज्ड होता है तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। वेरी गुड। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब ऑर्गेनाइज्ड होता है तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, सेल कई तरीके से होते हैं, जैसे कि मसल सेल होते हैं, न्यूरल सेल होते हैं, ठीक है। इस तरह से सेल कई प्रकार से होते हैं। टिश्यू देखा जाए तो टिश्यू भी कई प्रकार से होते हैं। कार्डियक टिश्यू अलग होता है, स्मूथ मसल्स जो होते हैं, मतलब स्मूथ टिश्यू जो होते हैं अलग होते हैं। एडिपोज टिश्यू के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आर्गन भी कई तरीके से होते हैं, जैसे कि हमारा लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ये सब आर्गन है। आप लोग को कोई एक आर्गन सिस्टम का नाम बताइए। आर्गन सिस्टम में अगर देखा जाए तो जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है आप लोगों के, ये सब जो होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि आप लोग जानते हैं डाइजेशन में माउथ से मतलब हम लोग खाते हैं, माउथ से जाता है हमारा बक्कल कैविटी से हमारा फायरनेक्स से ईसोफेगस से हमारा जाता है स्टमक में, ईसोफेगस से हमारा स्टमक में जाता है। स्टमक में भी हम लोग जानते हैं 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और बॉडी। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा है। और उसके बाद भी हम लोग देखा जाए तो हमारा जो होता है, आगे चला जाए तो हमारा इंटेस्टाइन मिलता है। इंटेस्टाइन 2 प्रकार के होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि, ठीक है ना, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। और अगर देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स होते हैं। आप कहेंगे सर लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलन,
ठीक है। कोलन के भी 4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन। तो ये जो होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स के नाम बता रहा हूँ, इस तरह से ऑर्गन्स के नाम हो जाते हैं और उसके पार्ट्स होते हैं और ऑर्गन्स भी होते हैं। तो ये जो होते हैं एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम, मतलब एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे इंडोक्राइन सिस्टम में आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है ना, पीनल ग्लैंड, ठीक। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं यहाँ पे थाइमस पाया जाता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, पैनक्रियास पाया जाता है, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स पाया जाता है, फिर गोन्ड्रोन्स पाए जाते हैं जिसमें मेल टेस्टिस आता है, फीमेल ओवरी आता है। ये जो बनाते हैं ना, ये क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए, ऑर्गेनिज्म की, तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मतलब इस तरह से कंप्लीट एक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ। ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होते हैं, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली मैंने बात किया है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। मतलब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने के क्या है, एक तरह से यहाँ पे हमको मल्टी सेलुलर लिखना चाहिए, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारा होता है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब बनने की जो होती है प्रक्रिया होती है, क्लियर। तो हम लोग जनरली अब जो होते हैं, हम लोग अभी टिश्यू के बारे में हम लोगों ने यूनिट सेकंड में हम लोगों ने देखा था, यूनिट सेकंड में हम लोगों ने टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे चल करके हम लोग ऑर्गन सिस्टम के बारे में जब पढ़ेंगे क्लास 11th में, क्लास 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरा ऑर्गन सिस्टम पढ़ाया गया है। वहाँ पे ऑर्गन के बारे में बताया गया है, ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताया गया है। अब जब इतना जान जाएंगे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी जान जाएंगे। टिश्यू के बारे में आप लोगों को यूनिट सेकंड में ही पढ़ाया गया है पूरा, उसमें एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू भी है, ठीक है। और जो है हम लोग सेल के बारे में, सेल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सेल के बारे में भी हम लोग इस चीज़ का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल क्या होता है, क्योंकि सेल ही हमारा जो है द यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोगों ने लाइफ के बारे में समझा, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेल क्या होता है, आप लोगों ने किसके बारे में समझा, सेल के बारे में भी समझ रहे हैं, मतलब सेल के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सेल क्या होता है और क्या नहीं होता है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे और क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखा जाए तो हम लोग इसको इरेज करके फिर से हम लोग कुछ टर्मोलॉजी को देखा जाए। टर्मोलॉजी में जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग सभी लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऑल लिविंग, एनसीईआरटी की लाइन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे बने हुए हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल। किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल से क्या हुए हैं, बने हुए हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो सेल की जब बात हो ही गई है तो सेल जनरली हम लोग देखते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑफ द नंबर ऑफ सेल के बेस पे हम लोग कह सकते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सेल जनरली दो तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। एक होता है हमारा यूनिसेलुलर, क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या होता है, मल्टी सेलुलर। कैसा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ओनली वन सेल पाया जाता है, ओनली वन सेल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, ओनली वन सेल प्रेजेंट। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या पाया जाता है, मल्टी सेल। कैसे सेल, एक से अधिक सेल। मैं सिंपल सी बात कर सकते हैं, एक से अधिक सेल जो होते हैं जब पाए जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये जो होती है आपकी एक विशेष तरह से चीज़ें देखने के लिए बात आती है। तो कहेंगे सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशिका, कैसे आप क्या कह सकते हैं, कैसे आप कह रहे हैं कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर देखा जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कंप्लीट, क्या कहना चाहेंगे यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम दो बातें कहना चाहेंगे, या फिर हम लोग सेल के बारे में ही दो बातें कहना चाहते हैं। पहली जो हमारी बातें हैं,
ध्यान दीजिएगा पहली बातों पे कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, देखा जाए तो अगर देखा जाए तो जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में दो बातें हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। पहली बातें जो है हम लोगों को ध्यान से समझना, पहली बात है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्लियर। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर एक सेल की बात करें तो एक सेल जो होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं। क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब वो अकेले ही रहते हैं। और दूसरी जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है परफॉर्मिंग। क्या होते हैं? परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल फंक्शन, मतलब कि जितने भी इसेंशियल फंक्शन होते हैं उन सारे इसेंशियल फंक्शन को क्या करते हैं ये लोग? परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल फंक्शन, इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, मतलब कि इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, मतलब कि जो लाइफ की जितने भी इसेंशियल फंक्शन होते हैं जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन, ये सारे वर्क क्या करते हैं? ये सेल करते हैं। सारे वर्क क्या करते हैं? सेल करते हैं, क्लियर। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं सेल, और परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के जितने भी इसेंशियल फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन को क्या करते हैं? ये हमारे सिंगल सेल करते हैं। इसीलिए, और यहीं पे एनसीईआरटी हमको एक लाइन और बताती है, कहती है एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इशू इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब कि इंस्वेयर तो कह रहा है कि एनीथिंग लेस देन, मतलब कह रहा है कि अगर मतलब सेल के अलावा अगर देखा जाए लेस देन ए कैपेबल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब कोई भी अगर लिविंग से छोटा, जैसे कि वायरस को ही ले लिया जाए, अगर वो बॉडी से बाहर आता है तो नॉन लिविंग हो जाता है, क्योंकि वो सेल से छोटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें सिर्फ आरएनए होते हैं और प्रोटीन के कोट्स उसके ऊपर पाए जाते हैं, आरएनए डीएनए। तो अगर देखा जाए तो प्रोटीन के कोट पाए जाते हैं, मतलब उसमें बाकी सारे विटाल फंक्शन करने के लिए, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन, ये सारी वर्क को करने के लिए उसमें पाया नहीं जाता है। तो हम लोग इससे क्लियर होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये दो चीज़ें, मतलब जो सेल के बारे में होती हैं, दो चीज़ें जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होने चाहिए। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। मतलब कहने का अर्थ ये है कि डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रेशन। हमारी एनसीईआरटी ने सेल का डिफिनेशन पहले ही दे दिया है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो। कहेंगे सर कैसे? यही तो इसमें पॉइंट है, एनसीईआरटी यही तो आपसे बताती है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एक्चुअल में यहाँ पे ही आपको एक डिफिनेशन आपको बता दिया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि सेल जो होता है लाइफ की, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जीवन की क्या होती है? इकाई होती है। क्या होती है? इकाई। और बहुत सारी बातें हैं इसमें डिफिनेशन को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए। सो थैंक यू।